प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टॉप 90 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका से और बहुत ही फास्ट में करने की कोशिश करेंगे। कम से कम टाइम में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है करवाने का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन देख करके ही आप अपने एग्जाम में जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ चुका है कि यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तब इसकी जो है परिक्षेपण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको क्या करना है बताना। तो देखिए, जब कांच के प्रिज्म को पानी में आप डुबाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी परिक्षेपण क्षमता जो है वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। डेट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि मान ले कि तनु कोण 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, यानी किसी किरण को 3 डिग्री वो मोड़ देता है। तब आपको अपवर्तनांक बताना है। उस प्रिज्म का क्या बताना है? आपको अपवर्तनांक बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डेल का जो फार्मूला होता है वो होता है μ-1 × a। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप अगर म्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि इससे अगर आप म्यू का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यू बराबर जो है वो मिलेगा ए और प्लस डेल, क्योंकि ये इधर आप करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है डेल हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर आपका ए आएगा। देन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो ए का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। तो 6 प्लस और जो डेल का वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 3 दे रखा है। तो 6 + 3 और बट्टे में ए, तो ए का वैल्यू तो ऑलरेडी 6 है। तो 6 3 हो गया भाई साहब 9। 9 को आप देंगे भाग 6 से। 9 को जब आप 6 से भाग देंगे तो 1.5 मिलेगा। 1 कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 1.5 ये आपका यहाँ पर म्यू का वैल्यू हो गया। अब आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। ये छोटा सा फार्मूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर हम चलेंगे और यहाँ पर जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आँख से 60 सेमी की दूरी की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? किस शक्ति का लेंस वो अगर यूज़ करेंगे तो उनको साफ साफ दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि 1/v -1/u और बराबर 1/f का इस सूत्र का अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके यूज से आपको यह जो 60 cm दिया गया है वो आपको f का वैल्यू मिलेगा कितना? -60 cm। और -60 cm को आप चेंज जब करेंगे मीटर में तो ये मुख्य रूप से 60 बट्टा कितना? तो -60/100 हो जाएगा। 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें मीटर में लेना होता है। तो f का वैल्यू आपको मिलेगा -60 बट्टा कितना? 100। f का वैल्यू कितना मिलेगा? -60/100 मिलेगा। अब आप क्षमता निकालना चाहते हैं, सॉरी शक्ति निकालना चाहते हैं, यानी कि पावर निकालना चाहते हैं। पावर का फार्मूला तो 1/f। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो 1 है और f का वैल्यू है -60/100। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 100 चला जाएगा ऊपर और 60 आ जाएगा नीचे। भाग करेंगे तो सिंपल यहाँ पर आपको 10 को अगर 6 से भाग देना हो, 0 0 तो आपका कैंसिल ही हो गया। तो ये 6 का 6 1.66, ये भी माइनस में होगा। इतना डायोप्टर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है माइनस। हाँ, ये माइनस है तो ये आपका बिल्कुल जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह का तरीका से आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, शुरू से अंत तक सारे के सारे क्वेश्चन को सीख और समझ करके ही एग्जाम में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है। भाई साहब, यहाँ पर आपको क्रांति कोण का वैल्यू दे दिया गया 30 डिग्री। तब माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? अगर क्रांति कोण 30 डिग्री दिया गया है तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो देखिए,
सिंपली आपको पता होना चाहिए म्यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin c, 1/sin c। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो साइन, ये जो थीटा का वैल्यू दिया गया वो 30 डिग्री दिया गया है, सी का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री हम यूज कर सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होता है, 1 क्या होता है 2 होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू मिलेगा 2, वैल्यू कितना मिल गया 2, यानी कि म्यू का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिल गया। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप म्यू का एक फार्मूला जानते हैं, म्यू का फार्मूला आपको याद रखना है c/v, c/v। तो c/v जब कीजिएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं v बराबर c/म्यू, c/म्यू निकाल सकते हैं। और c है यहाँ पर प्रकाश का चाल, ठीक है। तो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10 का पावर 8, 3 × 10 का पावर 8, सॉरी 3 × 10 का पावर क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पर हम फास्टली करने की कोशिश करते हैं, 3 × 10 का पावर 8, और जो म्यू का वैल्यू है वो आपने 2 निकाला है। 2 से 3 को भाग दीजिएगा तो 1.5 मिलेगा, कितना मिलेगा 1.5। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 1.5 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख लीजिए 1.5 आपकी बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेमी की दूरी से 15 सेमी की दूरी तक ले जाएं, ठीक है, किसी वस्तु को 20 सेमी की दूरी से 15 सेमी तक ले जाते हैं, तब भी जो है प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, यानी कि प्रतिबिंब के आवर्धन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपको लेंस की फोकस लंबाई बताना, क्या बताना है, लेंस की फोकस लंबाई बताना है। तो अगर बात किया जाए कि न्यूटन के लेंस के सूत्र के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि f² बराबर होता है -x1 r गुने x2, x1 गुने आपका होता है x2। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आराम से आपको जो है चीज़ें मिल जाएगा। क्या मिलेगा तो देखिए, x1 का वैल्यू आप देखिए तो यहाँ पर आपको 15 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा है तो आप -15, आगुने x2 का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। इस तरीक़ा से आपको f² का जो वैल्यू है वो 15 दूना 30 यानी कि 300 हो गया। अब आप f के ऊपर से हटा लीजिए स्क्वायर, तो f बराबर दाहिने लग जाएगा √300, ठीक है। √300 का वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए कि 17.5 के लगभग होगा, ठीक है, 17.5 के लगभग होगा। तो ये आपका 17.5 cm आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 5 सेमी विस्थापन बल दिशा के लंबवत है, किया गया कार्य बताइए। आपको क्या बोला गया कि बल लगता है भाई साहब 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का एक वस्तु पर 5 न्यूटन का कार्य करता है, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन, इसका जो है 10 सेमी विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है, जिधर बल लगा रहा है उसके परपेंडिकुलर दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। किया गया कार्य यहाँ पर आपको बताना है। तो कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्य यानी कि वर्क बराबर फार्मूला होता है F × S cos थीटा, F × S cos थीटा। एंड इसी को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या मिलता आपको। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि F जो है वो आपके पास 5 न्यूटन है, देख सकते हैं F कितना है 5 न्यूटन है। एंड S की अगर बात करी जाए तो 10 cm, 10 cm को अगर बदलिएगा मीटर में तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, कितना होगा 0.1 मीटर। तो S का वैल्यू हो गया 0.1 एंड गुने यहाँ पर करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा देखिए, cos थीटा 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि लंबवत बातें चल रही है, बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण है, यानी कि दोनों लंबवत लग रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 5 गुने 0.1 और गुने cos 90 का वैल्यू भाई साहब आप सभी जानते हैं कि 0 होता है। अब 0 से सभी को गुना करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपके 0 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति शून्य काम करा होगा। कितना किया गया कार्य कितना होगा 0, यानी कि शून्य, यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट तरीका से सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं शुरू से अंत तक। मैं बार बार बता रहा हूँ कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन सीख के जाइएगा, क्योंकि ये सारे के सारे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दो तरंगों का विस्थापन निम्न से दर्शाया जाता है। फर्स्ट तरंग का विस्थापन a sin 200 पाई टी और दूसरे का है आपका a sin 208 पाई टी। एक तरंग का सामान्य समीकरण आपको बताना चाहिए कि y बराबर a sin 2 पाई vt से जो है दिया जाता है। तो उपयुक्त दोनों तरंगों को एक साथ ध्वनि किया जाता है तब हम पाएंगे। अगर दोनों तरंगों को एक साथ अगर क्या किया जाए, ध्वनित किया जाए, तो हम क्या पाएंगे, प्रति सेकंड कितने का जो है विस्पंदन होगा, ये आपको क्या करना बताना। देखिए अगर बात किया जाए V1 का, तो V1 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 है। 200 को आप 2 से क्या करेंगे, 200 को अगर आप 2 से भाग देते तो ये हो जाएगा 100। एंड इसी के साथ अगर V2 हम निकालने की कोशिश करें, दूसरे का अगर स्पंदन निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे का 204 है। 204 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो सिंपली जो है 104 होगा, 208 को 104 होगा। एंड आपको निकालना है विस्पंदों की संख्या। क्या निकालना है, विस्पंदों की संख्या निकालना है। तो विस्पंद की संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि V2 माइनस करना आपको V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे। V2 भाई साहब 104 है, माइनस V2 का 100 है। तो यहाँ पर 4 विस्पंदन पर सेकंड, 4 विस्पंदन पर सेकंड आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 4 विस्पंदन पर सेकंड आपका सही आंसर होगा। तो प्रति सेकंड 4 विस्पंदन आपके बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी तरह बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और जिन्हें बच्चे इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आशा करते हैं आप लोग सभी जो है लाइक करेंगे सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी, जिसका त्रिज्या 6400 किलोमीटर इसमें दिया गया है, पृथ्वी इसके पृष्ठ से, पृथ्वी के पृष्ठ से 12800 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ये बताना है। पृथ्वी के सरफेस से अगर 12800 किलोमीटर आप ऊपर चले जाते हैं हाइट पर, तो पृथ्वी तो जो है ना गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको यहाँ पर बताना। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान h हाइट पर आपको पता होना चाहिए कि gh होता है, ठीक है। h हाइट पर कितना होता है, gh होता है। और gh का वैल्यू निकालने का जो सूत्र है वो है g/1 + h/r। h बाई क्या है, r है। यहाँ पर हम आपको सारा डिटेल बताएंगे क्या है h और क्या है r। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करने की दिशा में बढ़ेंगे तो देखिए g तो आप सभी को पता है 9.8 होता है, तो ऊपर हम लिख लेंगे 9.8। इसके बाद 1 जो है वो 1 है और h है हाइट। तो यहाँ पर हाइट दिया गया 12800, कितना दिया गया है, 12800 हाइट दिया गया है। एंड r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि 6400 है। कितना है, 6400 पृथ्वी की त्रिज्या। इसका करना भाई साहब आपको स्क्वायर। अभी यहाँ पर हल्का कुछ सॉल्व कर लीजिए, बातें बन जाएगी। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, 64 से 128 को भाग दीजिएगा तो ये होगा 2 हो गया। अब आपका काम बन गया। क्या काम बना वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऊपर है आपके 9.8, नीचे देखिएगा ध्यान से, तो ये 1 और +2 होगा। 1 + 2 दिख रहा है यहाँ पर, 1 + 2 हो गया 3 का आपने करना है स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए ऊपर है 9.8, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अब आप उसको भाग दीजिएगा, 9.8 को 9 से भाग दीजिएगा। तो देखिए 9 का 9 होगा, दशमलव यहाँ पर आपको लेना होगा, फिर हो गया 8। आप एक 0 लेकर के 8 पर क्या कर सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। आप 0 लेकर के 8 पर क्या करेंगे, 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा लगभग जो है 90। एक 0 तो ऐसे ले सकते थे, लेकिन ये जब डिवाइड कीजिएगा तो 90 के आसपास जो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 9 से जो है आप लगा सकते हैं, 9 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है 0.09 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपका फाइनल जो आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 0.09 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कितना जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, जीएच का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार का 1/6 भाग है। वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आपके 9 के लिए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका डी होगा, वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं देखने को जो है मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर जो है
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2% ह्रास होता है। पृथ्वी पर 100%, पृथ्वी के सेंटर पर 100% जी का वैल्यू होता है। अब कितना ऊंचा आप जाएंगे कि जी के वैल्यू में 2% कमी हो जाएगी। जी के वैल्यू में कितना परसेंट कमी हो जाएगी? 2% कमी हो जाएगी। तो 2% कमी होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 200 या फिर जो है मतलब यहाँ पर देखा जाए कि 2% ह्रास करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो 2% ह्रास के लिए आपको 64 किलोमीटर ऊंचा जाना होगा। ऊंचाई जाना होगा 64 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के लिए 1% के लिए आपको जाना होगा 12 किलोमीटर। 1% ह्रास के लिए ये 64 का आधा करेंगे तो आपको 32 किलोमीटर जाना होगा। लेकिन आप 1% के लिए 32 किलोमीटर जाना होता, तो इसके लिए 2% के लिए आपको जाना होगा 64 किलोमीटर। तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है एक साधारण लोलक, पेंडुलम की बात कर रही है। साधारण लोलक के बॉब के वेग की उसकी माध्य अवस्था पर गणना कीजिए। जब स्थिति आपको दे रखा है कि बॉब 10 सेमी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है, तो यहाँ पर आपको जो है माध्य अवस्था का जो है गणना करना है। तो देखिए माध्य अवस्था पर आपको जो है ना वेग की गणना करना है। किसकी गणना करना है? वेग की। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, v = √2gh। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो सिंपल जो है वो 2 तो 2 है, g का वैल्यू 9.8 जनरली हम लोग लेते हैं, और h यहाँ पर दिया गया है 10 cm। 10 cm को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर होगा। तो यहाँ पर 0.1 क्या करेंगे? लिख देंगे। एंड अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 98 दूना हो जाएगा यहाँ पर आपका 196। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट पहले आपको दशमलव क्या करना होगा? लगाना होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से √0.196 मिलेगा, और इसका जो है ना 14 का ये स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है, यानी कि 1.40 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12 नंबर। जब एक बस चलना प्रारंभ करती है, यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। यह उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा न्यूटन के तीसरे नियम का। न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब हम बस चलना शुरू करते हैं तो यात्री पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 13 नंबर। एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी की गति करने के लिए दिए गए हैं। किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाएगा? किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाएगा? एक समान तल पर धक्का देने के टाइम पर, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने पर, या फिर चिकने रोलर पर धक्का देने पर। ये तो चिकना रोलर पर नहीं होगा। और एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देने पर। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम वर्क करना है, मैक्सिमम काम करने की बात करी जा रही है। आप सभी जानते हैं वर्क बराबर, अभी जस्ट फार्मूला पढ़े थे, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वर्क जो है ना वो थीटा पर निर्भर करता है। वर्क किस पर निर्भर करता है? थीटा पर। और वर्क अगर थीटा पर निर्भर करता है तो यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री थीटा का वैल्यू कर देते तो वर्क हो जाएगा 0। लेकिन हमें 0 करना नहीं, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या करना होगा? थीटा कुछ ऐसा वैल्यू थीटा का रखना होगा ताकि आपको वैल्यू जो है मिल सके। तो आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री पर, यानी कि 0 डिग्री पर इसका वैल्यू होगा 1। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री की अगर जब बात करेंगे तो 0 डिग्री के लिए क्या करना होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि एक समान क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देना होगा। क्षैतिज पृष्ठ यानी कि थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा वहाँ पर, और 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो सिंपल जो है एफ कॉस होगा यहाँ पर, एफ एस होगा, जो कि मैक्सिमम वर्क है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से होगा। यहाँ पर एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देकर जो है वो काम करेगा, तो उसको अधिकतम कार्य जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 4 माध्यमों
निर्वात, वायु, जल एवं स्टील में से किसमें ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो सबसे तेज गति ध्वनि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टील का होगा, क्योंकि ठोस में ध्वनि का गति सबसे ज़्यादा होता है। ठोस में ध्वनि का गति क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात, वायु, जल, स्टील में सबसे ज़्यादा किसमें ध्वनि का गति होगा? स्टील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग इसके द्वारा गति नहीं कर सकती। अनुदैर्ध्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं कर सकती। किसके द्वारा अनुदैर्ध्य तरंग गति नहीं करेगा? तो निर्वात में। निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंग नहीं गति करेगी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक कण विराम अवस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यह पहले 2 सेकंड में दूरी x यात्रा करता है। 2 सेकंड में कितना दूरी चलता है? तो x यात्रा करता है, और अगले 2 सेकंड में y तय करता है। तब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपके 16 के लिए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका सी होगा, y बराबर 3x। y बराबर 3x यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन कि 2 kg का एक द्रव्यमान विराम अवस्था से 1.5 cm प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक गति करता है। वस्तु के संवेग लब्धि है। संवेग लब्धि यहाँ पर आपको फाइंड करना। देखिए, संवेग लब्धि फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा काम आपको करना होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया वो तो ठीक ही है, आपको सिंपल एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आप सभी जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी आप फार्मूला जानते हैं। इसी फार्मूला में आप वैल्यू रख के आराम से जो है पुट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर v निकालने की कोशिश कीजिएगा तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरामावस्था से शुरू करा है तो 0 ही होगा। तो u का वैल्यू तो ऐसे ही आपका हो गया 0 प्लस ए टी। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं 1.5 दिया गया है, 1.5 एंड गुने टी। तो टी का बात करें तो 4 सेकंड यहाँ पर दिया गया, तो टी का वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे 4। तो यहाँ पर आपको v का वैल्यू क्या मिला? 15 चौका 60। 15 चौका 60 का मतलब है 6 सेकंड। 15 चौका 60 का मतलब है 6 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 1 दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 6.0 सेकंड आप बोल सकते हैं। 6.0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये भाई सब वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आपका इतना 6.0 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब बात करेंगे हम संवेग लब्धि की। तो संवेग लब्धि का जो फार्मूला होता है वो होता है mv। m द्रव्यमान 2 kg दिया हुआ है, तो 2 आगुने भी वैल्यू मिला है 6, तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12 kg। 12 kg मीटर प्रति सेकंड, 12 kg मीटर प्रति सेकंड। तो देख लीजिए आपके 12 kg मीटर प्रति सेकंड आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो 18 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है। डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ आनत है, झुका हुआ है। रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या है? यानी कि किस प्रकार वो गति कर रही है, ये आपको क्या करना बताना है। तो अगर पीछे की ओर आना है तो त्वरण की गति से है, मतलब त्वरित गति से वो रेलगाड़ी क्या हो रही है? चल रही है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है रेलगाड़ी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 20 नंबर क्वेश्चन की त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है v² - u²/2। तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है, यानी कि अंगूठा किस चीज़ को दिखाता है? तो ये सिंपल है, धारा की दिशा को अंगूठा दिखाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छरों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ क्या है? तो प्रयोग में लाया गया जो पदार्थ होता है वो होता है कैडमियम। कैडमियम आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। बायोगैस बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है ऑक्सीजन और जल दोनों। तो ऑक्सीजन और जल आपके सी ऑप्शन 23 के लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन की एक नाभिक का विखंडन
इसकी बमबारी से प्राप्त होता है। नाभिक का विखंडन किसके बमबारी से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आप नाभिक का विखंडन न्यूट्रॉन के बमबारी से कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्टली करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि कौन से ऐसे स्रोत है जिसको आप फिर से जो है उसका भंडारण कर सकते हैं? तो वो है 1 मिनट पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 1 मिनट लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। लकड़ी, प्राकृतिक गैस भी आप बना सकते हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि फिर से आप उसका भंडारण प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1 मिनट, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, पुनः नवीनीकरण। कोयला जो है वो तो अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय होगा, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय होगा। लकड़ी आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक पेड़ काटते हैं उसके जगह पर एक पेड़ लगा देते हैं तो फिर से बना सकते हैं, यानी कि 2 पेड़ आप लगा दीजिए तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे कि एक 210 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितनी कैलोरी ऊर्जा विकसित होगी? तो 5 मिनट में कितनी कैलोरी ऊर्जा विकसित होगी ये आपको निकालना है। सिंपल है, देखिए, विकसित उष्मा निकालना आपको, उष्मा निकालना है, ठीक है, यानी कि हीट निकालना है। उष्मा यानी कि हीट निकालना है। तो Q जो है, Q बराबर फार्मूला होता है शक्ति P शक्ति गुणे समय आप कह सकते हैं। तो PT यानी कि शक्ति गुणे समय अगर बात किया जाए, हम लिख देते हैं शक्ति गुणे समय। तो यहाँ पर शक्ति आप देख सकते हैं कि 210 वाट है। चलो ठीक है, 210 वाट हमने क्या कर लिया, ले लिया। आगे टाइम का बात करें तो 5 मिनट, 5 मिनट को आप बदलेंगे सेकेंड में। तो सेकेंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना होगा। तो ये हो गया इतना जूल है। ये क्या है? ये जूल में हमने ये फाइंड करा। अब इसको आप बदलना चाहते हैं कैलोरी में, तो आप सिंपली क्या कीजिए, 210 गुने 5 गुने 60 को भाग कर दीजिए 4.2 से, तो ये हो जाएगा आपका कैलोरी में, ठीक है। तो कैलोरी में ये चेंज हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। 6 पंचे हो जाएगा आपका 30, और 30 को गुना कर दीजिए 21 से। 21 अगर आप गुना करते हैं 6 पंचे 30, तो इस पर डबल जीरो हम डाल देंगे, क्योंकि डबल जीरो उधर बच रहा है और 1 जीरो आ जाएगा। तो 1 तिया हो जाएगा 3, 3 दूना हो जाएगा 6। तो ये लगभग आपके 1500 कैलोरी के 4.2। 1 मिनट रुक जाइए। भाग जब करने के लिए जाइएगा तो देखिए यहाँ पर 60 का आधा हो जाएगा 30, इसका आधा हो जाएगा आपका 2 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अगर आप भाग दीजिएगा, 30 दूना हो जाएगा आपका 30 पंचे 150, 150 बिल्कुल ठीक है। 5 तिया हो जाएगा 15, हाँ बिल्कुल। अब इससे अगर आप इसको भाग करने जाते हैं तो वो जनरली आपको 100 मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। अब 5 तिया हो जाएगा आपका 15 और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3, ये आपके फाइनल आपके आंसर हो जाएंगे। इतना कैलोरी में आपका ये आंसर होगा। तो 15,000 कैलोरी आपके ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर किसकी कार्य प्रणाली आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करने वाला जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 27 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करती है कौन? तो ट्रांसफार्मर, ये आप याद रखें। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को N एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। N भागों में पहले आपने उसको काट दिया, फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है, तब N का मान बताना। भाई साहब, N के वैल्यू के लिए आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, आपको प्रत्येक तार का प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए कि पहले था 36, अब आपने उसको N भागों में बांट दिया तो 36/N हो जाएगा प्रत्येक तार का प्रतिरोध। अब अगर आप N का मान निकालना चाहते हैं तो आपको जो है, देखिए सभी तार आपको यहाँ पर बोला गया कि समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसीलिए आपको पता होना कि N/R जो है,
N/R वो 36/N के बराबर होगा। 36 बट्टा किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो N को N से अगर आप यहाँ पर गुना करते हैं, N को N से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा N²। 36 को R से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 36 गुने R, 36 गुने R, ये होगा कि नहीं 36 गुने R। और R का जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि 1 ओम प्रतिरोध बात किया गया है। तो 1 है तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 36 ही हो जाएगा। N का वैल्यू निकालना चाहेंगे √36 होगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। √36 का वैल्यू होगा 6, जो कि फाइनल ऑप्शन है आपके सी नंबर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलेंगे हम लोग, बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि बिल्कुल 1 मिनट वेट कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर हल्का 1 मिनट टाइम देने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या बोला गया 29 नंबर क्वेश्चन में कि 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। मान लो 3 प्रतिरोध को एक त्रिभुज ABC के रूप में क्या करा गया है, बनाया गया है। मान लीजिए कुछ इस तरह का बन रहा होगा, ऐसा, ठीक। इस तरह से 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया, मान लीजिए, ठीक है। हल्का हम ऐसे कर दिए हैं। ये मान लीजिए A है, ये आपका B है एंड ये C है। मान लीजिए कि ये 20 ओम का है। कितने ओम का है? ये 20 ओम का है। एंड ये है आपका 30 ओम का। कितने ओम का? तो ये 30 ओम का है। और ये है आपका 50 ओम का। कितने ओम का? 50 ओम का। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिरोध AB और BC एवं AC क्रमशः 20 ओम, 30 ओम एवं 50 ओम के हैं। AC पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। AC मतलब A से C पर समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। हाँ, तो AC पर समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालने की कोशिश करा जाए, देखिए 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 20 ओम और 30 ओम का जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सो अगर इसके लिए, अगर 20 ओम और 30 ओम के लिए अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर सीधा R1 + R2 के फार्मूला से 20 प्लस क्या करेंगे, 30 करेंगे तो ये 50 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 ओम हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब ये 20 ओम और 30 ओम वाले के साथ ये 50 ओम वाला समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना होगा 1/R और 1/ इसको RI बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? RI बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो RI हम यहाँ पर लिख देते हैं R + 1/50। 1/ क्या होगा? 50 ओम होगा। क्यों 50 ओम होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको 50 दिख रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, देखिए तो 1/RI का वैल्यू भी 50 है, R प्लस ये 1/50 तो है ही है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/R बराबर आप देखेंगे तो ये 2/50 हो जाएगा। कितना होगा? 2/ हो जाएगा 50। सॉल्व कर लीजिए। 25 गुना 50 हो जाएगा। तो आपको R बराबर जो मिल गया वो मिल गया 25। तो 25 ओम आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे डी ऑप्शन में। अब बात करेंगे आगे हम एक क्वेश्चन के बाद केमिस्ट्री को देखेंगे, तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। ऊष्मा अवयव जो है किसका बना होता है विद्युत प्रेस के अंदर, ये आपको बताना है। 30 के लिए डी ऑप्शन होगा टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। और जनरली कई बार नाइक्रोम का भी यूज करा जाता है। तो आपके 1 मिनट, विद्युत प्रेस की बात कर रही है, यानी कि विद्युत इस्त्री की। तो विद्युत इस्त्री में और हीटर में नाइक्रोम होता है भाई साहब। क्या होता है? नाइक्रोम। ए ऑप्शन। टंगस्टन मुख्य रूप से विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बस कुछ ही मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि H2O2 इसे अपचयित करता है। H2O2 जो है किसे अपचयित कर सकता है? तो वो अपचयित कर सकता है PBS को। किसको? PBS। यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर तैयार नहीं की जाती? तो कौन सा हैलोजन जो औद्योगिक स्तर पर आप तैयार नहीं कर सकते हैं वो है F2। वो कौन है? F2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने CuSO4 इंटू 5H2O प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पादन क्या होगा, सॉरी इसका उत्पाद क्या होगा, इस रिएक्शन का उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस रिएक्शन का जो उत्पाद है वो CuSO4 होगा। क्या होगा, CuSO4 होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है। फास्फोरस जो है अम्ल कहलाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा। तो यहाँ पर 34 के लिए सी ऑप्शन सी होगा, H3PO3 आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हास्य गैस कहते हैं, यानी कि लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहे हैं ए ऑप्शन में, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 0.005 NaOH बिलियन में है, कितना मोल होता है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर 36 के लिए जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 2×10⁻12 m आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा जो है निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती हैं, किसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी। तो 37 के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, SO2 में। किसमें, SO2 आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, यहाँ पर है निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि Al2O3 यहाँ पर आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, सी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Zn प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद है, इस रिएक्शन में क्या उत्पाद के रूप में मिलेगा, तो मिलेगा H2। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 40 नंबर क्वेश्चन का, पूछा जा रहा है कि NH4 का Hol2N2SO4 में N की ऑक्सीकरण संख्या, N का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो N का ऑक्सीकरण संख्या -3। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 41 नंबर क्वेश्चन का, पूछा जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है लिया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव अगर लेने की बात करें तो वो लिया जाता है आपका 0, कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 42 नंबर क्वेश्चन का, पूछा जा रहा है कि CO2 के 10⁻23 अणु कितने मोल के बराबर होंगे। तो CO2 का अगर 10⁻23 अणु आप लेते हैं तो वो कितने मोल के बराबर होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे वो होगा 1.66 मोल के बराबर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उदासीनीकरण उष्मा सर्वोच्च होती है। उदासीनीकरण उष्मा सर्वोच्च होगी, ये आपको क्या करना बताना है। तो उदासीनीकरण उष्मा सर्वोच्च की बात आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, HCl प्लस NaOH। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन की एक H बंध की बंध नियोजन ऊर्जा होगी। H बंध का जो बंध नियोजन ऊर्जा है वो क्या होगा। तो 44 के लिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 410 किलो जूल पर मोल। 410 किलो जूल पर मोल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन की क्षारीय तीव्रता में निम्न में से कौन NaOH के निकटतम है। तो NaOH के निकटतम की बात करी जाए तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, CaOH का Hol2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि R इकाई है। भाई साहब R की इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके 46 के लिए जो बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका ए होगा, है ना, L है ना, एटम पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट आपके सामने है 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 COOH सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर देगा, क्या देगा ये आपको बताना है। तो 47 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका भी होगा, प्रोपेन देगा। क्या देगा, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन ओजोनीकरण के पश्चात Zn या H2O से अविकृत करने पर क्या देता है। तो यहाँ पर आपके 48 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, यानी कि यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मीथेन प्लस 3 मीथेन 2 ब्यूटेन। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन इसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। प्रोपाइन और प्रोपीन किसके द्वारा विभेदित किया जाएगा, तो वो विभेदित किया जाएगा अमोनिया में AgNO3 डालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर इसका रिएक्शन जो है इस 2NaNH2 द्रव
NH3 के उपस्थिति में अगर करवाया जाए और इसमें फिर जो है इसका रिएक्शन 2CH3L के साथ करवाया जाए तो Y मिलता है। तो यहाँ पर Y क्या है, Y क्या है ये आपको बताना। तो Y है आपका पता होना चाहिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन 61, धातु शोधन में पोलिंग विधि प्रयुक्त होती है। यह उपस्थित यदि उपस्थित अशुद्धि हो, उपस्थित अशुद्धि क्या होगी तो पोलिंग विधि हम प्रयोग करेंगे, तो ऑक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन आप याद रखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला है कि जिप्सम है। जिप्सम क्या है साहब, तो जिप्सम आपको CaSO4 × 2H2O याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्पेक प्रक्रम प्रयोग करते हैं जब अयस्क होता है। अयस्क कैसा होगा तब सर्पेक प्रक्रम प्रयोग करेंगे, तो श्वेत बॉक्साइड होगा तब करेंगे, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मिश्र धातु सोल्डर निम्न दो धातुओं से बनती है। किस दो धातुओं को मिलाकर के सोल्डर बनाया जाता है, तो याद रखेंगे 54 के लिए आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। PB और SN को मिलाकर के सोल्डर बनता है। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु सोल्डर निम्न दो धातुओं से बनती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया तो आप समझ सकते हैं, वही आपका बी ऑप्शन से होगा, PB और SN होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयस्क मैग्नेटाइट कहलाता है। मैग्नेटाइट कौन कहलाएगा, तो 54 के लिए आप 55 के लिए जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा वो आपका Fe3O4 को मैग्नेटाइट कहते हैं, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि HCOOH प्लस सांद्र H2SO4 का 273 केल्विन पर क्या उत्पाद होगा, ये आपको बताना। 273 केल्विन पर इसका उत्पाद क्या होगा, तो 56 के लिए आपके सी ऑप्शन बिल्कुल से होंगे, याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो 57 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C होगा, याद रखेंगे 3,3-डाइमेथिल-1 ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 58, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। तो ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाला जो यौगिक है वो 1,1-डाइफेनिल-1-प्रोपीन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमोनियम द्रव इससे बनता है, किससे बनता है अमोनियम द्रव, तो अमोनियम द्रव बनता है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है कोक से बनता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लैम्प ब्लैक इससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है मिट्टी का तेल से। किससे, मिट्टी का तेल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया आज की क्लास को, और मैथ का बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आएगा, तो आप लोग इंतजार कीजिए। और जितने प्यारे बच्चों अगर LGR स्टडी को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, LGR स्टडी का ऐप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो हम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का जो है ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जो है मिल सके। मिलते हैं अगले क्लास में, गुड बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।